में 38 परिषदीय स्कूलों की बिजली गुल है। भीषण गर्मी में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं और 38 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे बिजली गुल होने से काफी नाराज हैं। बिजली विभाग ने बकाया न मिलने पर काटे हैं कनेक्शन। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। तो देखिए, भीषण गर्मी में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है और इसी वजह से ये कार्रवाई हुई है। बिजली न मिलने से कई स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी है। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज करते हैं क्योंकि गर्मी में उनके बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है। और सरकारी विभागों पर बकाया होने पर बिजली विभाग का बेरहम, सरकारी स्कूलों के बच्चों पर बेरहम बिजली विभाग बना हुआ है। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का क्या कसूर है, अब ये सवाल उठ रहा है। बिजली विभाग ने बकाया न मिलने पर काटे हैं कनेक्शन। 38 स्कूलों की बिजली गुल हो गई है। 2 करोड़ से ज्यादा का बकाया है बिजली बिल और इसी वजह से ये कनेक्शन काटा गया है। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। 38 परिषदीय स्कूलों की बिजली गुल कर दी गई है। भीषण गर्मी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं इस परेशानी की वजह से। लेकिन देखिए, ये ताजा आपको जानकारी दे रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया है, जिसके बाद बिजली विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, कनेक्शन काटा है। और 38 स्कूल ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बिजली नहीं है क्योंकि बकाया है। नोटिस देने के बाद भी स्कूलों ने पैसे जमा नहीं किए हैं। सनुज मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, देखिए, बिजली विभाग की तरफ से लगातार बकायेदारों को नोटिस दिया जा रहा है कि आप समय से बिजली बिल जमा कर दें वरना कार्रवाई होगी। और अब 38 स्कूलों में ये कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन साफ तौर पर जो लापरवाही है स्कूलों की, उनका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक एक करके 38 परिषदीय स्कूलों की जो बिजली है वो बिजली विभाग ने गुल कर दी है। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। लेकिन देखिए, बिजली विभाग की अगर मैं बात आपको बताना चाहूँ कि देखिए, तमाम ऐसे सरकारी विभाग हैं कि जिन पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है, अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन उनके खिलाफ बिजली विभाग बिल्कुल कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिन स्कूलों में मासूम बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों पर जरूर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाइयाँ कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, तमाम इन सरकारी स्कूलों में जिन प्राथमिक विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं, ये शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों के स्कूल पढ़ते हैं। यहां पर कई स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें 2-4 बच्चे ही आ रहे हैं। अभिभावकों ने अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया। आप देख रहे हैं कि जो पारा है वो 40 के पार जा रहा है और ऐसे में भीषण गर्मी में बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे। ये नौनिहाल जो भी स्कूल आ रहे हैं, जिस कॉपी किताब से ये बच्चे पढ़ते हैं, उसी कॉपी किताब को पंखा बनाकर ये बच्चे अपनी हवा कर रहे हैं। जो स्कूलों में पंखे लगे हुए हैं वो शोपीस बन गए हैं और लगातार बिजली विभाग से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन बिजली विभाग बिल्कुल बेरहम बना हुआ है। जो बिजली कनेक्शन है वो जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में हमारी बीएससी योगेंद्र कुमार से भी बात हुई। उनका सीधा कहना है कि इस बारे में उनकी लखनऊ भी बात हुई है, यहाँ आला अधिकारियों से भी बात करी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है। सिर्फ इतना कसूर है कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या इतना कसूर है कि वो ज्यादा फीस नहीं दे पाते, इस प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, उनके अभिभावकों की इतनी गुंजाइश नहीं है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? इसमें थोड़ी सा जो रहम है वो बिजली विभाग की तरफ से भी किया जा सकता था। जब बड़े बड़े बकायेदार, कई करोड़ रुपए के बड़े बकायेदार जो सरकारी बकायेदार हैं, जब उन पर रहम किया जा सकता है तो इन बच्चों पर इतना सितम क्यों ढाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। देखना ये होगा कि आखिर इन स्कूलों को कब तक बिजली मिल पाएगी। और सवाल ये भी उठ रहा है कि पिछले कई दिनों से कई स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें लंबे अरसे से बिजली जुड़ी ही नहीं है। जब ये बिजली विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो सीधा कह दिया जाता है कि पहले पेमेंट करा दीजिए, उसके बाद आपका बिजली यहाँ पर जोड़ दी जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हजारों ऐसे स्कूल बच्चे हैं जो भीषण गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कई बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया है। अभिभावक भेजने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कई बच्चों को चक्कर आ गए थे, कई बच्चों को उल्टी आने की शिकायत हुई थी। तो अभिभावक इस बात से घबरा गए कि गर्मी में बिल्कुल सनुज, और देखिए, इन्हीं तमाम तस्वीरों, इन्हीं तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद अभिभावक डर जाते हैं कि अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में कैसे भेजें। और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद यही बात सामने आती है कि आखिर ऐसे पढ़ेंगे बच्चे तो कैसे बढ़ेंगे बच्चे। सनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण हुआ। ब्रजेश पाठक ने वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल का दौरा किया है। दीनदयाल अस्पताल में सुविधाओं की व्यवस्था उन्होंने देखी और अस्पताल में कमियां मिली हैं और कमियों को दूर करने के निर्देश उन्होंने दिए। अस्पताल कर्मचारियों को समय से पहुंचने के भी निर्देश है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, दीनदयाल अस्पताल की तस्वीरें।
हम तो अभी तक यही समझे कि ऑफिस की चाबी कार्यालय अधीक्षक नहीं, सफाई कौन करेगा? सफाई भी कैसे करेगा जब चाबी उसके पास नहीं है? कोटी में सब लोग नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब आप आ जाइए सर। इंस्पेक्शन के लिए और फोन लाइन पर मेरे सहयोगी नीतीश वाराणसी से जुड़ चुके हैं। नीतीश, लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं ब्रजेश पाठक। दीनदयाल अस्पताल पहुंचे, क्या वहां पर देखने को मिला ब्रजेश पाठक को? कई कमियां देखने को मिली हैं, कई कमियों से जूझ रहा था यहाँ का दीनदयाल अस्पताल, और इन्हीं कमियों की सूचना डिप्टी सीएम जो कि वाराणसी दौरे पर थे उनको मिली, और वो अपनी गाड़ी से खुद गाड़ी ड्राइव करके पहुंच गए दीनदयाल अस्पताल। उन्होंने औचक निरीक्षण किया, वहां पर उन्हें कई कमियां मिली। अल्ट्रासाउंड की जो मशीन थी, वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। इसके साथ ही अगर बात करें तो टेक्नीशियन भी नहीं था, और कई खामियों में जिस तरह से अगर बात करें तो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसमें भी खामियां मिली है। तो इन खामियों को देखकर कहीं न कहीं नाराजगी जताई उन्होंने, और इसके साथ ही आगे इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए, और जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। आपको बताएं, सीएमएस को फटकार लगाई उन्होंने, और सीएमओ को भी फोन पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी अव्यवस्था नहीं चलेगी। एक्शन मोड में है। अगर बात करें ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, कल बनारस में ये पहुंचने के साथ इन्होंने बैठक करने के बाद फिर यहाँ के कमांड सेंटर पहुंचे। कमांड सेंटर में कोविड संबंधी व्यवस्थाओं को, यातायात संबंधी व्यवस्थाओं को, कमांड सेंटर की अगर बात कर ले तो कमांड सेंटर काशी की आंख कही जाती है। वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सब कुछ वहां दिखाई देता है और सारी व्यवस्थाएं वहां से संचालित होती है। तो एक एक चीज को टेबल पर जाकर उन्होंने जांचा परखा। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन सुबह ही दीनदयाल अस्पताल पहुंच गए और पहुंचने के साथ निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको मेरठ से दे दे। थोड़ी देर में गरजेगा बुलडोजर, 16 जगहों पर गिराए जाएंगे अवैध निर्माण। बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से। योगी राज में अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन लगातार हो रहा है और देखिए इसी कड़ी में मेरठ में 16 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। अब तक जो भी कार्यवाही बुलडोजर की हुई है उनमें सबसे बड़ी कार्यवाही ये है। थोड़ी देर में बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। 16 जगहों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। और आपको बता दें कि योगी राज में अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन लगातार हो रहा है। योगी राज में अवैध निर्माणों पर मेरठ में आज बड़ा एक्शन होने जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण आज सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसके तहत 4 जोन की 16 सब जोन में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। आपको बताएं कि एमडीएस सचिव चंद्रपाल तिवारी ने इस बारे में जानकारी भी दे दी है। सनुज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सनुज, क्योंकि मेरठ में आज सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, अब से कितनी देर बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी? हाँ, देखिए जो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो बुलडोजर हैं वो अवैध निर्माणों पर गरजने के लिए निकल चुके हैं। 16 मेरठ में जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम वहां पर बड़ा एक्शन लेने के लिए जा रही है। आज तक के मेरठ विकास प्राधिकरण के इतिहास में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। जो एमडीएस सचिव चंद्रपाल तिवारी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी, पूरा प्लान उनकी तरफ से बना लिया गया था और आज शहर के अलग अलग इलाकों में जो 16 बुलडोजर हैं वो कार्रवाई करेंगे। इनमें कई अवैध दुकानें हैं, कई अवैध कॉम्प्लेक्स हैं, कई अवैध कॉलोनियां हैं, जिन पर आज मेरठ विकास प्राधिकरण का जो महाबली है वो गरजेगा। सबसे बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिल रही है। आज ये कार्रवाई करके कहीं ना कहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ये मैसेज देने का काम करेगा कि जो अवैध निर्माण कर लिए गए हैं या जो भविष्य में करने की तैयारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अब तक जो अवैध निर्माण हुए हैं, बाकायदा 300 से ज्यादा अवैध निर्माणों की जो लिस्ट है वो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो वीसी है मृदुल चौधरी उनको सौंप दी गई है और उन्होंने बाकायदा एक एक करके इन अवैध निर्माणों के खिलाफ जो प्लान है वो बना लिया है। बस कुछ ही मिनटों की बात है और उसके बाद यहाँ मेरठ में 16 अलग अलग पॉइंट्स पर जो बुलडोजर है वो कार्रवाई करने के लिए अपनी कार्रवाई को अंजाम देने लगेगा। जो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का पंजा है वो मजबूत शिकंजा यहां पर कसने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह है, लगातार अवैध निर्माणों को लेकर सख्त नजर आते हैं। कई बार उन्होंने नाराजगी भी जताई और मेरठ विकास प्राधिकरण का निरीक्षण करने के दौरान सीधे कहा था कि अवैध निर्माणों पर मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर क्यों खामोश है, क्यों जेई और जो नोडल और जोनल अधिकारी है वो सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। जिन जेईओ ने क्या क्या कार्रवाई अब तक की
उनका पूरा जो ब्यौरा है वो जुटाया गया था और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए थे। शायद ये उसी का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि परसों एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जो बदन सिंह बद्दो है, बदन सिंह बद्दो के राइट हैंड पर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, 8 दुकानें ढाई गई थी और आज 16 अलग अलग जगह 16 बुलडोजर गरजने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई कहीं देखने को नहीं मिली है कि किसी विकास प्राधिकरण ने एक दिन में 16 बुलडोजर एक साथ निकाले हो। चूंकि मेरठ विकास प्राधिकरण के पास एक ही बुलडोजर है और जो 15 बुलडोजर है वो किराए पर लिए गए हैं और आज ये 15 बुलडोजर एक एक करके अवैध निर्माणों को धराशायी करेंगे। बिल्कुल, और जब कार्यवाही शुरू होगी सनोज, उस वक्त की भी तस्वीरें दर्शकों के सामने आपके माध्यम से रखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात लाउड स्पीकर के गो डाउन डे की बात करते हैं, क्योंकि देश भर में आज लाउड स्पीकर की खूब चर्चा हो रही है। इस पर सियासत खूब गर्म है और आज ये चर्चा में रहेगा, क्योंकि यूपी में आज लाउड स्पीकर को हटाने की फाइनल रिपोर्ट सबमिट होनी है। धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में योगी सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट आज जमा करने को कहा गया था, लिहाजा आज सभी जिलों को रिपोर्ट भेजने के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक उत्तर प्रदेश में 48,000 से ज्यादा अवैध लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है, जबकि 54,553 लाउड स्पीकर की आवाज भी कम की गई है। तो लगातार एक्शन हो रहा है और आपको बताएं कि आज लाउड स्पीकर पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है मुख्य सचिव को। 30,000 धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई है, लगातार इस पर सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन आज फाइनल रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो पता चलेगा कि ये आंकड़े क्या हैं। और लाउड स्पीकर पर जो कार्रवाई लगातार हो रही है उसको लेकर अवनीश अवस्थी से मेरे सहयोगी शैलेश ने बात की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर जो एक अभियान शुरू किया गया उसके परिणाम सामने हैं और अगर बात करें तो आज अंतिम दिन है लाउड स्पीकर के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर। हमारे साथ में इस समय एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी हैं। सर, अभियान जो चल रहा था आज अंतिम दिन, अब तक के परिणाम क्या है? देखिए, अभियान का कोई अंतिम दिन नहीं होता, एक व्यवस्था बनाई हुई है, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत पहली रिपोर्ट आज 30 तारीख को ली जा रही है। अब तक लगभग जो है 47,700 से अधिक लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं, 58,000 से अधिक लाउड स्पीकर का वॉल्यूम घटाया गया है। तो 1 लाख से ऊपर जो है स्वयं धर्मगुरुओं ने धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर या तो वॉल्यूम कम कर लिया है या उतरवा लिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। मूलतः बिंदु यह है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहाँ जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए साउंड होना चाहिए, न कि पूरे आसपास के क्षेत्र में जो है साउंड का प्रभाव हो। तो उन्हीं नियमों का पालन हो, कोर्ट्स के आदेशों का पालन वो जो है कराया जा रहा है। आज पहली रिपोर्ट सभी डीएमएसपी से आएगी, उसका हम समीक्षा करेंगे और उसमें रिपोर्ट में मांगेंगे कि किन थाना क्षेत्रों में कहाँ अभी काम अधूरा है, उस काम को कैसे आगे ले जाना है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर का रुख करेंगे, झांसी से आपको बड़ी जानकारी दे दें। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की तबीयत बिगड़ी है। बेबी रानी मौर्य ने झांसी का दौरा रद्द कर दिया है, आगरा के लिए रवाना हो चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य कल ही झांसी के दौरे पर पहुंची थी और देखिए अब उनकी तबीयत खराब है, इस बात की जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही वो आगरा के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो बेबी रानी मौर्य ने झांसी का दौरा रद्द किया, आगरा के लिए वो रवाना हो चुकी हैं। और आपको बताएं कि कल ही वो झांसी के दौरे पर पहुंची थी, उनका दौरा भी वहां पर था, लेकिन तबीयत खराब उनकी हो चुकी है। तबीयत बिगड़ने की वजह से आगरा के लिए रवाना हो चुकी हैं, ये जानकारी मिल रही है। बेबी रानी मौर्य ने झांसी का दौरा अपना रद्द किया है तबीयत बिगड़ने की वजह से। और आपको बताएं कि कल ही वो पहुंची थी झांसी। चंद्रकांत यादव इस वक्त फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत, क्या अपडेट है? तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है, क्या हुआ बेबी रानी मौर्य को? जया, आज बेबी रानी मौर्य जो झांसी की प्रभारी मंत्री हैं, उनको जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए जाना था, लेकिन जिला अस्पताल में जब काफी देर तक विलंब हो गया, वो नहीं पहुंची। उसके बाद उनको एक यहाँ पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, राजापुर रोड रक्षा के पास, वहां भी जन चौपाल के लिए जाना था, वहां भी वो नहीं पहुंची। उनके स्थान पर दूसरी जो राज्य मंत्री है यहाँ पर आई थी, विजय लक्ष्मी गौतम, वो वहां पहुंची। बाद में ज्ञात हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उनको पेट में तकलीफ है और उनके क्योंकि पीएसओ से हमारी यदि बात हुई है
उनका ये कहना है कि अब वो आगरा के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत तमाम जानकारी के लिए। जो देखिए उनको दिक्कत हुई है, पेट से जुड़ी कोई समस्या जो सामने आई है, जिसकी वजह से वो आगरा के लिए रवाना हो चुकी है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में शातिर अपराधी और तेल माफिया संग दिखा पुलिस का याराना। बदमाश इमरान टैंकर पुलिस के साथ घूमता दिखाई दिया। और आपको बताएं कि अलविदा की नमाज से पहले डीसीपी साउथ रवीना त्यागी संग दिखा इमरान टैंकर। इंटरनेट मीडिया पर अपराधी पुलिस जुगलबंदी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर अपराधी पुलिस जुगलबंदी का ये वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। और आखिर ये याराना क्यों, अब सवाल इस बात को लेकर है। एक तरफ अपराधियों पर लगातार कार्रवाई के सख्त निर्देश हैं, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में अपराधी के संग पुलिस का याराना दिखाई दिया है। सवाल अब इस बात को लेकर है कि आखिर ये याराना क्यों। और वहीं आजमगढ़ में मरीज दिखाने को लेकर मारपीट की खबर है। मरीज और अस्पताल कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। मरीजों के परिजन पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि परिजनों की तरफ से डॉक्टर पर पहले हमला किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर चुकी है। मरीजों के परिजनों की तरफ से ये हमला किया गया। देखिए किस तरीके से डॉक्टर को पीटा जा रहा है, लेकिन किस बात को लेकर ये लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, ये सामने नहीं है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आजमगढ़ का ये पूरा मामला है। मरीज दिखाने को लेकर मारपीट हो गई और मरीज और अस्पताल कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई।